कांग्रेस प्रणाली और उसके तहत आज एक बिल्कुल अलग तरह का विषय हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस, वही कांग्रेस की बात हो रही है जो भारत में बहुत वर्षों तक केंद्रीय सत्ता में रही, जिसकी कई सरकारें रहीं। वही कांग्रेस पार्टी जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल की घटनाओं क्रम में जानते हैं। वही राष्ट्रीय कांग्रेस, वही कांग्रेस जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार पटेल जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को दिशा दी। वही कांग्रेस जिसने 1947 से 1967 तक अबाध गति से केंद्र में अपनी सरकार बनाई और देश को आर्थिक मामलों में, विदेशी मामलों में और अन्य सभी मामलों में एक दिशा दी। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास भारत के 19वीं शताब्दी के इतिहास से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए कांग्रेस क्या थी, कैसी संस्था थी, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे उसने देश में शासन किया, इसका अध्ययन जरूरी हो गया है, अपरिहार्य हो गया है। कांग्रेस प्रणाली को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जानेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला दल, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल कैसे अपने को एक राजनीतिक दल के रूप में बदलता है और फिर निर्बाध गति से लगभग 50 वर्षों तक शासन करता है। और यदि 50 नहीं तो कम से कम 30-35 वर्ष तो केवल कांग्रेस के काल के रूप में ही जाने जाते हैं। इसलिए हमारा विषय आज की राजनीति को भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है और वह है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली को जानने से पूर्व हमें ये समझना होगा कि भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ। इस विषय का विस्तार से हमने अध्ययन तो कर लिया है एक पिछले अध्याय में जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, दलों का विकास, राजनीतिक दलों का भारत में विकास। यह अध्याय हमारे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्याय है और उसी के तारतम्य में ये अगला अध्याय है कांग्रेस प्रणाली और उसकी भूमिका। तो थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति बहुत संक्षिप्त में करें ये समझने के लिए कि आखिर भारत में राजनीतिक दलों का जो विकास हुआ 1847 में, 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और उसके बाद राजनीतिक दल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल पहले से बहुत सारे थे और ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक दल स्वतंत्रता के बाद तुरंत एक साथ बहुत सारे दलों का जन्म हुआ। तो राजनीतिक दलों के विकास की यदि बात करें, थोड़ा उसको समझना ज़रूरी है। दो भागों में उसे हम बांट सकते हैं। पहला ब्रिटिश काल में राजनीतिक दल भारत में और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दल। यदि हम ब्रिटिश काल के राजनीतिक दलों के विकास की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885, ये हम सब जानते हैं। इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्यायों में इसका जिक्र हुआ है और इस प्रकार ब्रिटिश काल में ये प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक दल स्थापित होता है। इसके बाद मुस्लिम लीग आता है 1906, जो पाकिस्तान के विचार को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होता है और अंततः भारत का बंटवारा होता है। तो दूसरा दल मुस्लिम लीग 1906, हिंदू महासभा 1916
और अकाली दल 1920। अकाली दल वह दल है जिसने पंजाब में अपनी पकड़ बहुत मजबूत रखी है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अकाली दल यह मूलतः पंजाब का दल है और एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है। इसने वर्तमान में भी काफ़ी समय तक स्वतंत्रता के बाद पंजाब की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई है और अपनी सरकारें भी चलाई हैं। फिर उसके बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। वह एक राजनीतिक दल है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस को इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने एक सेना की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से पूर्व एक राजनीतिक दल भी बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऐसा गुट जो आगे देखता हो, समय से आगे देखने वाला गुट, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर उसके बाद एक दो पार्टियां और आईं जो क्षेत्रीय रहीं। यहाँ तक हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व के पार्टियों का विकास 1885 से 1938। कुछ और पार्टियां आई जिसका आपने अध्ययन उस अध्याय में किया होगा, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ पूर्व में। अब स्वतंत्रता के बाद की आई हुई पार्टियों की यदि बात करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी तो थी ही, और साम्यवादी दल राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। दो ही पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की आती हैं, साम्यवादी दल। ऐसा कुछ हुआ कि स्वतंत्रता के बाद कई नए दल सामने आए, और ये नए दल जब सामने आते हैं तो एक तरीके से लोगों का एक दल छोड़कर दूसरे दल में आना जाना और विचारों का ध्रुवीकरण होता है, दलों का विभाजन होता है, और एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चलती है जिसमें सबसे पहले राम राज्य परिषद 1948, उसके बाद फिर भारतीय जनसंघ का जिक्र करना यहाँ पे बहुत उचित होगा, 1951। भारतीय जनसंघ 1951। ये भारतीय जनसंघ ही है जिसको हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की मूल पार्टी के रूप में देख सकते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में जो लोग थे वे बीजेपी के भी सदस्य बन रहे। इस प्रकार भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951। फिर राजगोपालाचारी, उन्होंने 1959 में एक दल की स्थापना की थी जो एक तरीके से क्षेत्रीय दल ही बना रहा। 1969 में 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है, और वह विभाजन दो पार्टियों में, इंदिरा कांग्रेस जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी करती हैं, और दूसरा संगठन कांग्रेस जिसमें कांग्रेस के पुराने नेता रहते हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन पहली बार हम देखते हैं 1969 में होता है। फिर उसके बाद और कई पार्टियां आई, नए नए दल सामने आए, और 1989 में जनता पार्टी, लोक दल और जन मोर्चा, जनता पार्टी, जो लोक दल और जन मोर्चा मिलकर जनता दल बनाते हैं और एक सरकार बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सब पार्टियों के विभाजन से, जिसमें कांग्रेस का भी विभाजन शामिल है, और उसके बाद हुए ध्रुवीकरण के परिणाम हैं। जनता दल जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, लेकिन दुर्भाग्य से फिर टूट जाती है जनता पार्टी और जनता एस के रूप में। और इस प्रकार भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण सतत रूप से चलता रहता है। जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, 1947 से लेके 1990 तक की जो मैंने बात की, जब पार्टियों का विभाजन, पार्टियों का, नई पार्टियों का उदयहारी हो रहा है, उस काल के प्रारंभिक 3 दशकों के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है, सतत रूप से कांग्रेस। 1952 में पहले चुनाव होते हैं
और उसके बाद हम देखते हैं कि पहले आम चुनाव के नतीजों से किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। सब मान के चल रहे थे क्योंकि एक ही मुख्य पार्टी थी और कांग्रेस, और वो कांग्रेस पर स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान का बहुत प्रभाव उस पर था। तो इसलिए सबको मालूम था कि कांग्रेस उसमें जीतेगी और वह जीती भी। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव जो जनता पर था, उसके परिणाम स्वरूप वो आगे के चुनाव भी जीतती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं खुद पूरे देश का दौरा करते हैं और ये एकमात्र ऐसी पार्टी नज़र आती है जो संगठित पार्टी थी, राष्ट्रीय स्तर पर संगठित पार्टी थी। तो उसके बाद फिर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की भारी जीत होती है। इस पार्टी ने लोकसभा में पहले चुनाव में कुल 364 सीटें जहां जीती, वहीं दूसरे चुनाव में उसकी सीटों में कुछ थोड़ी सी कमी आई, लेकिन कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। ये जो प्रभुत्व है, इसकी प्रकृति को थोड़ा सा हम समझ लें, अर्थात किस ढंग से इसने अपना प्रभुत्व बनाया। उसको लगभग सभी जगह 3/4 स्थान मिलता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, सभी जगह एक ही दल। परिणाम स्वरूप केंद्र और सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की ही सरकारें रहती हैं। तो 52 से 67 ये जो 15 वर्ष हैं, इसमें कांग्रेस का वर्चस्व का काल हम कह सकते हैं, कांग्रेस के वर्चस्व का काल और एक दलीय प्रभुत्व का काल। लेकिन यहाँ जो भारत में जो एक दलीय प्रभुत्व का काल है, वह दूसरे देशों के एक दलीय प्रभुत्व के काल से थोड़ा अंतर है, या वहाँ के एक दलीय प्रभुत्व की प्रकृति भारत में उन 15 वर्षों में हुई एक दलीय शासन की प्रकृति से अलग थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चीन, क्यूबा और सीरिया, यहाँ पे भी एक दल थे, क्योंकि वहाँ दूसरे दलों की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति ही नहीं थी। तो जब दूसरे दलों को भाग लेने की अनुमति ही नहीं, तो चीन, सीरिया, क्यूबा आदि में एक ही दल का शासन रहेगा, वह नेचुरल था। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक शासन की बात है, कांग्रेस का वर्च एक दलीय शासन प्रणाली से भिन्न है। यहाँ पर अन्य दलों को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी, फिर भी ये बात अलग है कि विपक्षी दल जो हैं वो अपनी शैशवावस्था में, अपने नवजीवन काल में चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाए, कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सके। इसलिए भारतीय राजनीति पे कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि केवल एक ही दल को अनुमति थी, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से हासिल किया गया वर्चस्व, इसे हम कह सकते हैं। पूरे चुनाव की पद्धति को अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हासिल की गई वर्चस्वता थी ये, बिल्कुल अलग चीन, क्यूबा, सीरिया आदि से। तो यदि हम मैक्सिको की ओर देखें तो मैक्सिको में एक दल का शासन बहुत लंबे काल तक रहा, पर यह भी अलग था। लगभग 60 सालों तक वहाँ एक दल का शासन रहा और इस पार्टी की स्थापना मैक्सिको में 1929-30 में हुई और शुरू में इसमें राजनेता, सैनिक नेता, मजदूर, किसान आदि सब शामिल थे। समय बीतने के साथ साथ कुछ इसमें बदलाव आया और इसके बाद नियमित रूप से चुनाव हो रहे थे और हर बार एक ही पार्टी विजयी होती थी। बाकी पार्टियां जो थी केवल नाम को। मैं मैक्सिको की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन रहा, दिखावे के लिए चुनाव हुए। उस पार्टी में सभी वर्ग के लोग थे और विरोधी दल जो थे केवल नाम मात्र को थे। वो केवल इसलिए उनको विरोधी दल का रूप दिया गया था, अनुमति दी गई थी, ताकि एक तरीके से शासन दल को वैधता मिले, इनके औचित्य को, सरकार के औचित्य को सही ठहराया जा सके।
चुनाव के जो वहाँ नियम थे वो किस तरह बनाए गए थे कि जीत पक्की रहे, रूलिंग पार्टी की जीत पक्की रहे। रूलिंग पार्टी को मेक्सिको में उस समय शॉर्ट में कहा जाता PRI। चुनाव में हेर फेर होता था, धांधली होती थी, और इतना ज़्यादा धांधली और हेर फेर कि दुनिया में इस चुनावों को, मेक्सिको में होने वाले चुनावों को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाने लगा। यानी कहने को केवल विरोधी दल के अस्तित्व थे, लेकिन वास्तव में तानाशाही थी, परिपूर्ण तानाशाही। अंत में सन 2000 में यह पार्टी पराजित हुई। सन 2000 में ये पार्टी पराजित होती है। ये दूसरे ढंग का उदाहरण है मेक्सिको का। यहाँ पे केवल दिखावे के लिए कुछ विरोधी पार्टियों को खड़ा किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं। भारत में कांग्रेस दल ने किसी तरह के चुनावी दांव पेच नहीं अपनाए, चालाकियां नहीं की। उसने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए और चुनाव जीता। अपने दबदबे के दौर में यदि हम PRI की बात करें तो उसने जो दांव पेच अपनाया वो कतई लोकतांत्रिक नहीं था, उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका लोकतंत्र पे खराब असर पड़ा। इसके विपरीत भारत के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण रूपेण व्यवस्थित तरीके से हुए। इसीलिए भारत में चुनाव व्यवस्था पर लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऊपर जो हमने 2 उदाहरण बताए आपको, चीन, क्यूबा और उसके बाद मेक्सिको के, वे भी ऐसे राष्ट्र हैं जहां एक दल थे, एक दल का वर्चस्व था। लेकिन भारत में कांग्रेस दल की वर्चस्वता लोकतांत्रिक तरीके से हासिल हुई, जबकि अन्य देशों में यह वर्चस्वता किसी अन्य हथकंडों के जरिए अपना मिली। तो आखिर कांग्रेस की वर्चस्वता के कारण क्या? चुनाव प्रणाली कुछ ऐसी थी निश्चित रूप से जिसमें उस दल को कुछ फ़ायदा मिल रहा था। सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत मिल रही थी। इसके मायने क्या हैं ये आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। आपको एक बस पुनरावृत्ति के तहत आप याद रखें कि चुनाव प्रणाली ने कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी को मदद की। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में इस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन में वास्तव में देखा जाए तो यही एकमात्र पार्टी थी जिसके बैनर तले पूरे देश के लोग आंदोलन कर रहे थे, और जब स्वतंत्र होते हैं तो लोग उस पार्टी को वह उस पार्टी के रूप में देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो एक तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी, और इसलिए उसका फ़ायदा कांग्रेस को बारंबार मिलता रहा। तीसरा वर्चस्व का कारण, या वर्चस्व का तीसरा कारण था जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया, नेहरू की उपस्थिति और उनका पूरा देशव्यापी दौरा, और साथ ही कांग्रेस का संगठनात्मक स्ट्रक्चर, ढांचा, संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था, पूरा व्यवस्थित इसका ढांचा था, जिसका उसको बहुत फ़ायदा मिला। उसके जो कार्यालय थे, उसके जो इकाइयाँ थीं, वो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर तक फैली हुई थी। ये जो इकाइयाँ थीं वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से स्थापित हो गई थी, अब इन्होंने बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इकाइयों के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। और चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस की वर्चस्वता का हम कह सकते हैं व्यापक सामाजिक समर्थन। व्यापक सामाजिक समर्थन से तात्पर्य ये कि वह पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाती है और देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान करती है, उससे समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े, धर्म, जाति, आर्थिक स्तर, महिला पुरुष, सभी पहलुओं को हम देखें तो आप पाएंगे कि भारी संख्या में सभी वर्ग के लोग का कांग्रेस पर विश्वास था, और उसका पूरा फ़ायदा कांग्रेस को मिला। और अंतिम यदि मैं बात करूं, विरोधी दल तो थे ही नहीं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र होता है तो नाम मात्र को एक आध दल रहते हैं। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चला गया,
फॉरवर्ड ब्लॉक रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, ये बड़े क्षेत्रीय दल रहते हैं, और कुछ नए दल जो हिंदू महासभा के साथ जन्म लेते हैं, आते हैं, ये दल सारे अपनी शैशवावस्था में थे। इनको लोकतांत्रिक राजनीति का अनुभव ही नहीं था और न ही संगठनात्मक अनुभव था। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में इन लोगों की स्थिति कांग्रेस के सामने बहुत ही बदतर थी और उस हद तक कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और उसका फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया और इसलिए अपनी वर्चस्वता बनाए रखी। कांग्रेस की प्रभुत्वता के कारणों, कांग्रेस की वर्चस्वता के कारणों को संक्षिप्त में जानने के बाद थोड़ा सा हम देखें, हम पाएंगे कि जो प्रभुत्व था राज्य स्तर पे असमान था। पहले 3 आम चुनाव में वर्चस्वता की बात करें तो एक बहुत अहम बिंदु जो कांग्रेस की को अपना वर्चस्व बनाए रखने में मददगार होता है वह है, कांग्रेस एक और जहां एक विशाल वृक्ष था, समय की दृष्टि से भी वो बहुत विशाल हो चुका था, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली गई थी। वहीं दूसरी ओर वह सामाजिक दृष्टि से भी बहुत विशाल था, क्योंकि समाज का हर तबका कांग्रेस से जुड़ा था, क्योंकि वो कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दल के रूप में देखता था। दूसरी ओर हम पाते हैं कि कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल स्वतंत्रता के बाद जो आते हैं, उदित होते हैं, ये बिल्कुल शैशवावस्था में रहते हैं, नवजात शिशु की तरह। उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति का कोई अनुभव नहीं और न ही उनकी कोई संगठनात्मक प्रणाली थी, न ही उनकी कोई संगठनात्मक क्षमता थी। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के प्रारंभिक वर्षों में हम पाते हैं कि इन दलों का प्रभाव नहीं के बराबर था, बहुत कमज़ोर था, शून्य था, और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। इस दृष्टि से कांग्रेस के वर्चस्व काल में विपक्षी दलों की शैशवावस्था ने या विपक्षी दलों ने अपने शैशवावस्था काल में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और जहां केंद्र में सतत रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर पर सतत रूप से कांग्रेस का बोलबाला और कांग्रेस प्रणाली, एक दौर ऐसा आता है जब क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां उदित होती हैं वे अपना प्रभाव बढ़ाने लगती हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू के आम चुनाव में केंद्र में जीतती है और पूरे देश के सभी राज्यों में लगभग उसकी सरकार बनती है, उसी की प्रधानता रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। यदि हम बात करें तो त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा, यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद सरकार कांग्रेस की बनी। आने वाले समय में कांग्रेस का जनाधार जो है वो हम देखते हैं कि प्रांतीय स्तर पे धीरे धीरे घटता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ब्राह्मणवादी जस्टिस पार्टी, ईएमएस नंबूद्रीपाद की कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल में आती है, आदि आदि ऐसे कई उदाहरण। तो क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव होता है और उनका प्रभाव बढ़ता है। यद्यपि वो राष्ट्रीय स्तर पे सफल नहीं होती, पर क्षेत्रीय स्तर पे वो अपनी सरकारें बनाने में सफल हो जाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के रूप में अपने को स्वतंत्रता के बाद बदल लेता है। वह एक जनव्यापी राजनीतिक दल बन जाता है। जनव्यापी 1885 में उसकी स्थापना होती है कांग्रेस की, और मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों के सामने अपने अनुरोध रखना, समाज के सभी तबकों के लोगों का अनुरोध रखना। उसमें शुरू में शिक्षित वर्ग ही शामिल होता है, पर बाद में विभिन्न आंदोलनों के जरिए, चाहे वो गांधी के आंदोलन हो, चाहे अहिंसा विना अवज्ञा आंदोलन,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आदि आदि, ये सब कांग्रेस को एक संगठनात्मक मजबूती देता है, ये जो आंदोलन होते हैं। और जाति पात से उठ के, पुरुष महिला की भावनाओं से उठकर, अमीर गरीबी के भावनाओं से उठकर, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा, महिलाएं, सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये एक जनव्यापी राजनीतिक दल का रूप लेता है और स्वतंत्रता के बाद इसका वही रूप बना रहता है। इसके साथ ही सामाजिक संगठन तो इसका मजबूत था ही, और इसलिए सामाजिक गठबंधन भी इसका मजबूत था। सामाजिक गठबंधन से मायने हैं कि इसमें हम नवशिक्षित, कामकाजी, व्यापारिक वर्ग जो शुरू में इसके मुख्य सदस्य थे, अब हम पाते हैं कि समय के साथ साथ ये परस्पर विरोधी गुटों का भी समूह बन गया था, परस्पर विरोधी समूहों का भी दल बन गया था। अर्थात उद्योगपति भी थे तो गरीब लोग भी थे, मजदूर भी थे, अमीर भी थे तो गरीब लोग भी थे, शहरी हो, ग्रामीण हो, स्वामी हो, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, शिक्षित, अशिक्षित, किसान, सब लोग इससे जुड़ने लगे। और इस प्रकार कांग्रेस ने एक सामाजिक गठबंधन का रूप धारण कर लिया। संगठनात्मक मजबूती तो थी ही, एक गठबंधन भी हो गया, और ये सामाजिक है। और इस गठबंधन के रूप में वो पूरे भारत को एक तरीके से, समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करने की पात्रता रखता था, और ये बहुत बड़ी बात थी इस पार्टी के लिए। विचारात्मक दृष्टि से यदि बात करें कांग्रेस की विचारधारा की, तो कांग्रेस की विचारधारा जो भी थी, अन्य दलों में जो लोग गए कांग्रेस छोड़कर, ये कांग्रेस की विचारधारा से मूल रूप से प्रभावित थे, और कुछ क्षेत्रीय कारणों से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और नए दलों की स्थापना की। अर्थात कांग्रेस की विचारधारा से ही अन्य दलों का भी उद्भव हुआ था। कांग्रेस में विभिन्न विचारधारा के लोग शामिल थे। देखिए, प्रारंभ में कांग्रेस को एक विचारधारात्मक गठबंधन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी तरह के नेता थे, सभी तरह के लोग शामिल थे, चाहे वो क्रांतिकारी हों, चाहे शांतिवादी हों, गरमपंथी भी थे तिलक के रूप में, लाल बाल पाल, नरमपंथी भी थे, मेहता और फिरोज शाह मेहता और प्रारंभ के दादा भाई नौरोजी, ये सब नेता। उसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में हम देखें तो बैनर तले कार्य कर रहे थे। शांतिवादी लोग भी थे, जिसमें हम गिन सकते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास आदि को। उदारवादी, रूढ़िवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, रेडिकल्स और मध्यम वर्ग, सभी लोगों का इसमें मिश्रण था। ये सब अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर ये सारी विचारधाराएं एक छाते के तहत एकत्रित हो गई थी। ये विचारधारात्मक गठबंधन था, इस बात को आपको समझना है। और इसी के कारण ये गठबंधन जब तक चलता रहा, कांग्रेस एकजुट रही। 1967 के बाद ये गठबंधन टूटना शुरू होता है, जिसके कारण पार्टी में विभाजन शुरू होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 1967 तक विभिन्न विचारों के होने के बावजूद पार्टी एक गठबंधन के रूप में कायम रही, और इन गुटों में तालमेल भी रहा, इन गुटों में सहनशीलता भी रही। कई बार कांग्रेस को सुलह और समझौते का रास्ता भी अपनाना पड़ा, मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता करना पड़ा, आदि आदि। तो कांग्रेस की एक विशेषता ये थी कि इसमें सहनशीलता कूट कूट के भरी थी। कांग्रेस दल में कभी भी किसी भी प्रश्न या मुद्दे पर विचार होता था तो प्रत्येक सदस्य को कहने का अवसर दिया जाता था। सहनशीलता की बड़ी भावना कूट कूट कर होना, और ये सहनशीलता चाहे आवश्यकता थी या सहनशीलता उनकी प्रकृति में थी, ये दूसरा मुद्दा हो सकता है। पर तथ्य तो ये है कि कांग्रेस अपने प्रारंभिक दिनों से ही सहिष्णुता और सहनशीलता का एक प्रतीक बनी हुई थी। मुस्लिम लीग को जिसने सहा
अनेक वर्षों तक, वो सहनशीलता का ही परम उदाहरण है। विरोधी विचारों को ध्यान से सुनना उसकी प्रकृति में था। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में भी आप पाएंगे कि बहुत से विरोधी विचार, गांधी विरोधी विचार या सरदार पटेल विरोधी विचार या आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस विरोधी विचार, नेहरू विरोधी विचार, ये विचार भी कांग्रेस के अंदर पनपते थे, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति के लिए विरोधियों को पूरा मौका दिया होता था। तो कांग्रेस में सहनशीलता की भावना के कारण विपक्षी नेताओं की बातों और तर्कों को ध्यान और सम्मान से सुनने का उसमें एक जज्बा था, तजुर्बा था, और विपक्षी नेता भी कांग्रेस नेताओं और सरकार को सम्मान देते थे। चुनावी प्रतिस्पर्धा से पहले जो 1967 के बाद बढ़ गई, कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई, और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने विपक्ष की भूमिका भी निभाई। इस बिंदु को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। शासक की भूमिका और विपक्ष की भूमिका, दोनों भूमिकाओं में कांग्रेस ने एक बखूबी अपनी भूमिका निभाई, और इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली का कालखंड कहा जाता है। कांग्रेस प्रणाली का कालखंड कहा जाता है। तो इस प्रकार अब हम ये समझ गए हैं कि कांग्रेस प्रणाली के कालखंड से क्या तात्पर्य है। पृष्ठभूमि हम समझ गए हैं, विभिन्न दलों की विकास गाथा समझ गए हैं, और कांग्रेस प्रणाली के क्या मायने हैं इसका मूल हम समझ गए हैं। अब हम कांग्रेस प्रणाली को लेकर अपने इस अध्याय के अध्ययन की ओर आगे बढ़ें। एक पंक्ति में यदि हम बोलें कांग्रेस प्रणाली, तो इसका अर्थ ऐसा कुछ होगा, कांग्रेस प्रणाली अर्थात सहिष्णुता की चरम सीमा वाला दल।